नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत दीक्षित है और आज मैं आप लोगों के सामने जो मैंने वीडियो सीरीज शुरू की थी जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन पर, जिसमें मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जो जनरल स्टडीज के बेसिक टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, वो मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा। तो उसका सीरीज का दूसरा टॉपिक है, इसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो जैसा हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले संविधान सभा की स्थापना हुई और सब चीजें थी, लेकिन इन सबसे बहुत पहले भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो शुरुआत हो जाती है उसकी। तो संवैधानिक शुरुआत जो इतिहास है वो आपको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का जो शासन चला है वो, और दूसरा जो है जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन जो है किसके हाथ में आ गया, ब्रिटेन की साम्राज्य या ब्रिटेन के राजा के हाथ में आ गया। तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके अंतर्गत जो चीजें आएंगी, और एक आएगी किसकी, दूसरा आएगा ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन की साम्राज्य के साथ। जो ब्रिटेन की साम्राज्य जो थी उनको जब भारत की साम्राज्य घोषित किया गया ना, वो एक्ट जितने आए हैं वो ब्रिटेन की साम्राज्य के अंडर में लाएंगे उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना थी वो आप लोगों को सबको पता होगी कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। उसकी जो डेट है वो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। तो 31 दिसंबर 1600 को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यहीं से भारत का संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है। वैसे बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि सब अंग्रेज भारत जब आए तो किसके समय में आए, जहांगीर के समय में। सर थॉमस मुनरो आए, ठीक है ना। इसी तरीके से कैप्टन विलियम हॉकिंस भी आए। तो उन्होंने लोगों ने स्थापना की, अंग्रेजों की फैक्ट्रियां बनाई। लेकिन हम जो बात करते हैं बेसिक, हमको जहाँ से पढ़ना है तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, भूमिका बना देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्लासी का युद्ध, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है। तो प्लासी का युद्ध सबसे पहली बात आती है किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। किसके किसके बीच हुआ, वो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। किसके बीच में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते थे, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। अच्छा, एक चीज ये आती है कि इससे पहले एक ब्लैक होल की घटना के बारे में बात की जाती है। तो ब्लैक होल जो था, ब्लैक होल की घटना के बारे में किसने बताया, हॉलवेल, ठीक है। तो वही जो घटना है वो आपकी शुरुआत होती है कहां से, प्लासी के युद्ध से। उसमें हुआ क्या था कि 146 बंदियों को जो था वो एक कमरे में बंद कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, जिसमें से जब अगले दिन उनको निकाला गया तो मात्र 26 बार आए थे, जिनमें से एक उसका जो लेखक है ना हॉलवेल, वो भी था। तो हॉलवेल ने बताया था किसके बारे में, ब्लैक होल की घटना के बारे में। लेकिन इतिहासकारों में उसके विषय में मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और कुछ लोग मानते हैं ऐसा हुआ। तो हम इनकी चर्चा तो नहीं करनी है, हमें मेन हम बात कर रहे हैं। तो पहले तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला या ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। दूसरी बात हम करते हैं जिसमें क्या हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक और युद्ध आता है, बक्सर का युद्ध। क्योंकि अंग्रेजों का जो शुरुआत है वो इन्हीं युद्धों से शुरुआत होती है भारत में। इन्हीं के साथ अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता गया। तो अंग्रेज जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब किस किस के बीच हुआ, जरा इसके बीच चर्चा कर लेते हैं। तो इस युद्ध में एक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ओके, और एक था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, दूसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला।
और तीसरा कौन था? बंगाल का अपदस्थ नवाब। जिसका नाम क्या था? मीर कासिम। तो एक और क्या थे? इन तीनों की जो सेनाएं थी संयुक्त सेना थी, और दूसरी ओर कौन थे? अंग्रेज। ठीक है ना? तो इन तीनों की सेना एक और थी और दूसरी ओर कौन थे? अंग्रेज। लेकिन हुआ क्या? अंग्रेजों की युद्ध नीति और उनकी कुशलता के कारण क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए और ये सब मिलकर हार गए। तो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई? ये 1765 ईस्वी में हुई है। ठीक है। इस संधि के द्वारा दो बातें हुई। सबसे पहली चीज, इलाहाबाद की संधि दो होती हैं। एक थी आपकी 12 अगस्त 1765 और एक है 16 अगस्त 1765। जो पहली संधि है वो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच है, और जो दूसरी संधि है वो अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच है। मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि अंग्रेजों ने मुगल सम्राट की एक वार्षिक पेंशन बांध दी, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बांध दी। और इसके बदले में और क्या क्या दिया उन्होंने? अंग्रेजों ने जो अवध के नवाब जो था शुजा-उद-दौला, उससे कड़ा की जागीर ली। कड़ा और इलाहाबाद दो जागीरें उठा के किसको दे दी? मुगल सम्राट शाह आलम को। ये पहली संधि हुआ। अब इसके बदले अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ? इससे बदले अंग्रेजों को क्या प्राप्त हुआ? एक तो जो मुगल सम्राट शाह आलम था उसकी जितनी संपत्ति थी उसको यूज करना, मतलब अंग्रेज अब उसको यूज कर रहे थे उस सारी संपत्ति को, और उसके बदले क्या दे रहे थे? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे रहे थे। दूसरा क्या था? दूसरा ये हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जगहों की उसको क्या मिल गई? अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हो गई। यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में वो लगान वसूल करने लगे। क्योंकि उस समय दोस्तों होता क्या था कि एक ही स्रोत था राजस्व का, जिसका नाम क्या था? भू राजस्व या मालगुजारी। ठीक है, यानी कि लगान। अब हम बात करते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि, जो 16 या 17 अगस्त 1765 को हुई है। वो किसके बीच में हुई? शुजा-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच। उसमें क्या हुआ? उसमें सबसे ज्यादा मार अगर किसी में पड़ी ना तो वो शुजा-उद-दौला पे ही पड़ी। उसमें क्या हुआ कि इसके कड़ा और कड़ा जागीर ले ली गई, इलाहाबाद ले लिया गया। ये दोनों उठा के किसको दे दी गई? मुगल सम्राट शाह आलम को। यानी कि स्पेशली अगर देखा जाए तो अंग्रेजों को ही मिल गई। ठीक है। और क्या हुआ? शुजा-उद-दौला से ये कहा गया कि तुमको अपनी सेना जो है ना वो समाप्त करनी पड़ेगी, भंग करनी पड़ेगी अपनी सेना। और उसके बदले क्या होगा? शुजा-उद-दौला को किसके? अपने खर्च पे अंग्रेजों की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी, यानी रेजिडेंट जिसको बोलते थे। कहाँ पे? अवध में। और वही देखेगी उसका शासन। मतलब अगर बाहरी आक्रमण होता है तो भी उसकी रक्षा कौन करेगा? उसकी रक्षा यही करेंगे, अंग्रेज। तो अगर देखा जाए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जिसका नाम होता है सहायक संधि। तो पहली सहायक संधि अंग्रेजों ने शुजा-उद-दौला के साथ की थी, लेकिन उस समय इसको सहायक संधि नहीं कहा गया था। तो हुआ क्या था कि जब ये जो इलाहाबाद की संधि हुई, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको नियुक्त किया था। तो जो बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, पहला गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है काफी ज्यादा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। तो क्लाइव जो था वो कब से कब तक रहा? 1765 से 1767 के बीच में रहा। ठीक है। ये स्टार्टिंग यानी फर्स्ट जो इसका शासनकाल था, क्योंकि ये दो बार आया है। एक 1770 में फिर से बनाया गया इसको, 69-70 में। तो उसकी बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक था? 1765 से 1767। अच्छा, इसी को क्यों बनाया गया? जो बक्सर का युद्ध था उसके बाद जो ये इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो ये बहुत बड़ा कूटनीतिक था। ठीक है ना? इसीलिए इसको बुलाया गया स्पेशली इलाहाबाद की संधि के लिए। और इसने क्या किया? अंग्रेजों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त की। इसीलिए उसके इनाम स्वरूप इसको क्या मिला? बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गया। इसके बाद जो शुरुआत है हमारी, यानी कि जो संवैधानिक इतिहास हम शुरू करेंगे,
उसका जो पहला टॉपिक चलता है जिसका नाम है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, 1773 ईस्वी में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1773 ईस्वी में। जब ये लागू किया गया तो बंगाल की राजनीति में एकदम परिवर्तन हो गया, अंग्रेजों की स्थिति में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कैसे हुआ, इससे पहले होता क्या था कि जो गवर्नर होता था ना, वो लोगों से उपहार ले लेता था, लूट खसोट होती थी, वो अपना शासन मतलब अपने जो गवर्नर था वो अपना व्यापार भी कर सकता था। तो इस एक्ट के द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए अंग्रेजों में। अब ये सब होता क्यों था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों की जो पेंशन थी, वेतन था, वो बहुत कम मिलता था, इसीलिए लोग अपना व्यापार खुद करने लगते थे, जिस पर कोई कर नहीं देना होता था। जब यही लोग यहाँ से पहुंचते थे, कहाँ, इंग्लैंड वापस पहुंचते थे, तो ये बहुत पैसे वाले हो जाते थे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, वहां की इंग्लैंड की सरकार ने एक पहला एक्ट पारित किया जिसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत पूछा जाता है। जैसा इसके नाम से क्लियर है, रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित कर रही थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, उसको वहां की सरकार नियंत्रित कर रही थी। अब कैसे नियंत्रित किया, सबसे पहले तो उसने क्या किया, जो बंगाल में गवर्नर कहा जाता था ना, उस गवर्नर का पद हटा दिया। अब पद हटा दिया तो क्या हुआ, तो जब गवर्नर का पद हटा के जो नया गवर्नर बनाया गया, उस गवर्नर को गवर्नर नहीं कहा गया, क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है ना। तो हम एक बात करते हैं, मैंने यहाँ पे प्रथम गवर्नर लिखाया है ना, तो यहीं पर हम एक चीज लिखा देते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर। भाई अब हमारा गवर्नर जनरल चलेगा तो अंतिम गवर्नर भी तो कोई होगा, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था इस समय, उसका नाम था क्या, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने काफी परिवर्तन किए थे, इसी ने ये चीज सुझाई थी कि ऐसी ऐसी कमियां हैं इसमें, भारत में अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट से क्या हुआ, सबसे पहले तो अंग्रेजों का वेतन बढ़ाया गया। ठीक है। दूसरी चीज क्या की, अंग्रेजों का व्यापार करने की जो अनुमति थी, उनको व्यापार करने लगते थे अपने मन से, वो व्यापार समाप्त कर दिया गया। मतलब अब व्यापार जो है वो कौन करेगा, सिर्फ कंपनी करेगी, अंग्रेज पर्सनली कोई व्यवहार नहीं करेंगे। दूसरा, अंग्रेज कोई उपहार नहीं ले सकते थे। अब जैसे पहले जो क्लाइव आया था, वो बहुत सारा उपहार लेके गया, उसने ये दिखा दिया कि हम तो यहाँ से उपहार लेके आए हैं, हमने खुद तो नहीं ना कुछ किया, ना हमने इतनी कमाई की है, तो उसने ना आयकर भरा ना कुछ भरा, तो इसीलिए उस पर कोई कर भी नहीं लगा। तो उन सब चीज़ों के लिए ये ऐसा किया गया था, रेगुलेटिंग है। तो इसके सबसे पहले तो ये चीज़ होगी कि बंगाल में क्या हुआ, सबसे पहले तो गवर्नर की जो और अंग्रेजों की जितनी भी नीतियां थी उनको नियंत्रित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था बंगाल में, वो नियंत्रित किया गया। साथ में बंगाल का जो नवाब चल रहा था ना पद, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब जो पूरा प्रशासन है बंगाल का, वो कौन देखता था, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इसके तहत क्या हुआ, सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर जो था उसका पद समाप्त हो गया, और क्या हुआ, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यही बने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है भारत के इतिहास में। क्यों, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा समय तक भारत में अंग्रेजों की तरफ से रहा है। ये पहले गवर्नर के तौर पे आया, फिर गवर्नर जनरल के तौर पर भी सबसे ज्यादा समय तक रहा। 1784 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई है, तब तक ये क्या रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के रहा, और सबसे ज्यादा समय तक रहा। प्लस में इसने बहुत सारे काम किए, अच्छे भी काम किए कुछ उसने। तो और हम सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। ठीक, अच्छा ये कब हुई, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, लेकिन 1774 ईस्वी में। कब हुई, 1774 ईस्वी में। अच्छा इसका क्षेत्र क्या था, तो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त योजना अंग्रेजों को, वही इसका क्षेत्र था।
यानी कि 1774 ईस्वी में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, इसका क्षेत्र क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई, इसके जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या था? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन थे उस समय? सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था इनका? सर एलिजा इम्पे। ठीक है ना। तो ये जो चीजें थी, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। क्या क्या चीजें हुई? बंगाल में गवर्नरों का, जो लोग गवर्नर अंग्रेज लोग थे, वो क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे, वो व्यापार शांत कर दिया गया, उनका पर्सनल व्यापार। दूसरा, उपहार लेना बंद करा दिया गया। तीसरा, अंग्रेजों का वेतन बढ़ा दिया गया। चौथा, जो बंगाल में गवर्नर का पद था उसको समाप्त कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, ये 1770 में आए थे और उसके बाद 1784 तक रहे, सबसे ज्यादा समय तक। इसके बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, तो बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये जो बात थी, ये किसकी अंतर्गत है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस यही तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है इसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं कि अब इतना तो ये चीजें हो गई, अब हम दूसरी बात क्या करेंगे? दूसरी बात हम करेंगे जो हमारा दूसरा है, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं? पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो चीज ये है कि ये 1784 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, और किसके नाम से? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट। तो विलियम पिट के नाम पर ही इसका नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। तो प्रधानमंत्री का नाम क्या था? विलियम पिट जूनियर या विलियम पिट। ठीक है, इनके नाम पर इसका नाम क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, था क्या? इससे पहले जो एक्ट था उसमें इंग्लैंड में कुछ नहीं होता था, उसमें सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में आपका एक चीज की गई। सबसे पहले तो इससे पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल को कौन नियुक्त करता था? इंग्लैंड में जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो उसको नियुक्त करते थे। अब क्या हुआ? इंग्लैंड में एक नियंत्रण परिषद, किसकी स्थापना हुई? एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। नियंत्रण परिषद की स्थापना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। अब ये क्या करता था? अब क्या हो गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही नियुक्ति करते थे, लेकिन उसके पहले इसको क्या करना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, ये पहले उस व्यक्ति के बारे में जांच करती थी, उसके बाद अपनी नियुक्ति की जो क्या बोलते हैं उसको, तो नियुक्ति करने की क्या देती थी? अपनी संस्तुति देती थी। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण परिषद। अब इसके अलावा क्या क्या इस चीज में थी? सबसे पहले जो नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, किसमें? और ये स्थापना कहाँ हुई है? इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, दूसरी चीज क्या हुई? जो उससे पहले भारत सरकार की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें सदस्य कितने होते थे? उससे पहले जो 1773 में हुआ क्या था कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में कार्यकारी परिषद उसकी स्थापना की थी, उसमें 4 सदस्य होते थे। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 4 से घटा के 3 कर दी गई। ठीक है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है वो कम से कम मुख्य सेना अध्यक्ष होता था, यानी कि जो कमांडर इन चीफ, उसका एक सदस्य होता था। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या हुआ। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या कहा गया? जो भारतीय राज्य थे या भारतीय क्षेत्र था, उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। ठीक है ना, एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र शब्द जो है वो सबसे पहले किस एक्ट में आया? तो कौन सा एक्ट हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यानी क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र। ठीक है, वो सिर्फ इसी एक्ट में कहा गया। इससे पहले क्या कहा था? इससे पहले कुछ नहीं कहा जाता था। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा क्या हुआ कि जो 1773 में एक चीज थी कि जो मुंबई और यानी बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, वो किसके अधीन कर दिए गए थे? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे।
अब इसमें क्या हुआ कि जो वायसराय था वो क्या कर सकता था, वो अपनी परिषद के निर्णय को हटा सकता था, यानी कि ये क्या कर सकते हैं, उसको वीटो पावर दे दिया गया कि वो उसके निर्णय को क्या कर सकता था, निरस्त कर सकता था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें किसमें हुई, पिट्स के इंडिया एक्ट में। ओके, अब हम इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद कौन सा आया है, इसके बाद एक आया है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अच्छा जो कंपनी के अधीन जो है उनको हम क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट बोलते हैं। ठीक, तो उस समय जो पाल दिए गए हैं वो क्या है, चार्टर एक्ट, और उसके बाद जब साम्राज्य के अधीन होते हैं तो उसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, तो 1793 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, अच्छा ये जो एक्ट होते हैं जितने भी बने हैं वो सब 20-20 साल के लिए बने, यानी कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। 1773 में भी बढ़ाया जाना था, लेकिन 1784 में थोड़ा संशोधन किया गया, इसीलिए उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट में क्या हुआ, सबसे पहले तो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर आगे हो गया। दूसरा क्या हुआ, अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल जो था किसका, बंगाल का, वो अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सकता था। इस एक्ट में क्या हुआ, जो और थे कौन से, बंबई और मद्रास के, उनको भी ये अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी परिषद के जितने सदस्य हैं वो अगर कोई निर्णय देते हैं तो उसको भी वो निरस्त कर सकते थे, उनको भी वीटो पावर दे दिया गया। ठीक है ना, तो ये अकेला किसमें था, 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अलावा इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम बात किसकी करते हैं, अगला हमारा आता है इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। अच्छा, इस एक्ट में क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो यही है, देखो 1813 के चार्टर एक्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार था। इंग्लैंड का ना कोई नागरिक और ना ही कोई कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, एकाधिकार था, मोनोपोली थी। अब क्या हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट के साथ कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मतलब अब अंग्रेज या अंग्रेजों की कोई भी कंपनी आ सकती थी, कोई भी वहां का नागरिक आके भारत में व्यापार कर सकता था। लेकिन दो व्यापार नहीं खत्म किए गए एकाधिकार, चाय के साथ, मतलब चाय का जो व्यापार था और किसका, चीन का, इस पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ठीक है ना, तो चाय और चीन पर जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो बना रहा, यानी ये बना रहा। ठीक, ये दो चीजें हुई सबसे पहले। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा 1813 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, भारत में शिक्षा के लिए क्या हुआ, भारत में जो अंग्रेजों को क्या किया गया, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट दिया गया। 1 लाख रुपए का बजट ये जारी करना था, मतलब भारत में शिक्षा के लिए अंग्रेजों को क्या करना था, कंपनी को 1 लाख रुपए खर्च करना था कि भारत में किस पे होगा ये खर्च, शिक्षा के ऊपर, ये जरूरी कर दिया गया। तीसरी चीज क्या हुई इसके अलावा जो ईसाई मिशनरी थे, कौन थे, ईसाई मिशनरी। मिशनरी का मतलब क्या होता है, प्रचार करने वाले। तो ईसाई मिशनरियों को क्या किया गया, भारत में प्रचार करने की छूट दे दी गई, प्रचार की अनुमति मिल गई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन लोगों को बनाने का प्रयास किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, 18। इसके बाद हम बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट। 13 में क्या हुआ था, 13 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ था कि उस पर व्यापारिक एकाधिकार अभी भी था। अच्छा, चीन में जनरली जो व्यापार था वो किसका था, अफीम का व्यापार होता था। ठीक है, तो 1833 के एक्ट में क्या हुआ, चाय और चीन का व्यापार जो था ना, एकाधिकार, वो भी कैसा हो गया, वो भी समाप्त हो गया। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन से आकर यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकता था। क्लियर हुआ। दूसरा क्या हुआ, अच्छा इसके साथ क्या हुआ कि चाय और चीन का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया, इसका मतलब कंपनी व्यापार के लिए तो रही नहीं। तो और क्या हुआ, तो कंपनी को जो हो गई वो अब कैसी हुई, राजनीतिक और प्रशासनिक एकाधिकार ही बचे, इसके अलावा कुछ बचा नहीं।
तो सारा का सारा राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यकाल दे दिया गया किसको, कंपनी को। मतलब भारत में जितना भी जो कुछ होगा वो सब कुछ कौन करेगा, कंपनी करेगा। ठीक है, तो और क्या होगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल पद था, वो अब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना। तो पहले बंगाल सभी जगह अलग अलग होते थे ना गवर्नर जनरल, अब इनके सबको हटाकर क्या कर दिया गया, एक भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके अलावा क्या होता था, एक कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है ना। तो बंगाल की जगह अब क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल उसको कहा जाने लगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बंगाल का जो हमने प्रथम गवर्नर जनरल लिखा था, कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये कौन थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। और यही कौन थे, यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। तो अब अगला पॉइंट हमारा बनता है, वो क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे, वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या था, अभी तक क्या था, हमने बताया था अभी 1784 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी, उसमें कितने सदस्य थे, 3 बचे थे। अब क्या हुआ, फिर एक गवर्नर जनरल परिषद, एक और सदस्य जोड़ा गया, नया सदस्य। ठीक है, यानी कि चौथा सदस्य। उसका कौन था, वो विधि से संबंधित था, उसको हम क्या बोलते थे, विधि सदस्य। ठीक है, और उसका नाम क्या था, पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है। इसी के साथ साथ क्या होगा, पहला विधि आयोग भी नियुक्त किया गया, यानी कि प्रथम विधि आयोग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला विधि आयोग जो है वो गठित किया गया 1834 में। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित किया गया, कब, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ही 1834 में। अब एक चीज और आती है, लॉर्ड मैकाले किस लिए फेमस है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने के लिए भी यही फेमस है। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किसने किया, लॉर्ड मैकाले के थ्रू ही ये सब कुछ बनाया। अच्छा, इसने क्यों किया, क्योंकि उस समय अगर अंग्रेजों के यानी कि इंग्लैंड से अगर कोई आता था क्लर्क बनने, तो उसको पैसे ज्यादा देने पड़ते थे। उसने क्या सोचा, दिमाग लगाया कि अगर भारतीयों को ही यहाँ पे क्लर्क बना दिया जाए तो कैसा रहे, तो ये कम रुपए में हमारा काम हो जाएगा सारा। तो इसी ने ये 2-3 नियुक्तियां की। और इसने क्या किया कि भारत में भारतीयों की नियुक्ति करने पर उसने जोर दिया। अभी तक क्या होता था कि भारतीयों में जितना प्रशासन होता था भारत में, वो कौन करते थे, अंग्रेज करते थे। इसी ने कहा नहीं, अब भारत में भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए थी, अंग्रेजी आनी जरूरी थी। ठीक है ना। तो ये हमारा किस में आता था, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा लास्ट कंपनी के समय में है, वो है 1853 का चार्टर एक्ट। अच्छा, इसमें क्या हुआ, तो इसमें ये हुआ कि अभी तक लगभग सारा व्यापारिक कार्यकाल समाप्त हो ही गया था, कुछ ज्यादा करने को था नहीं। तो अब ये हुआ कि कंपनी ने कोई, चूंकि कंपनी के कुछ लोगों की जो गतिविधियां थी, वो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसको ये लगा कि उसको और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इस एक्ट में ये कहा गया कि अब कंपनी का शासन जो है वो चंद दिनों का है, मतलब उससे कभी भी शासन छीना जा सकता है। ठीक है ना। मतलब इस बार जैसे हर बार क्या होता था, 20 साल के लिए बढ़ाया था, 1833 के बाद 20 साल बाद आया ना ये। तो इस एक्ट में ये नहीं कहा गया कि हम 20 साल के लिए बढ़ा रहे हैं, ये कहा गया कंपनी का शासन हम कभी भी अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब वो जो भारत का शासन है वो किसको सौंपा जा सकता है, ब्रिटेन की महारानी को। ठीक है, हालांकि उस समय नहीं सौंपा गया। और इसके अलावा कौन कौन से काम हुए, इसके अलावा 2-3 काम और अच्छे हुए। जैसे
भारत में रेलवे की स्थापना हुई, रेलवे पर ध्यान दिया गया, विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया, उस वो किसके एक्ट के तहत दिया गया, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की शुरुआत हुई। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हुआ, अब हम जरा बात करते हैं 2-3 चीजें इसमें बीच में बहुत इंपॉर्टेंट छूट गई अभी। कौन कौन सी छूट गई, एक सती प्रथा की बात करते हैं। तो सती प्रथा को समाप्त किया गया, तो सती प्रथा को समाप्त कब किया गया, ये 1829 में। कब हुआ, 1829 में। अच्छा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक और आपको नाम याद होगा राजा राम मोहन राय, उनके अथक प्रयासों के बाद जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये कानून बनाया, क्या बनाया कि अब भारत में सती प्रथा को वो निरस्त किया जाता है, मतलब अब कोई सती प्रथा हुई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके बीच में 1833 और 53 के बीच में एक और चीज हुई थी जिसका नाम क्या है, दास प्रथा। तो दास प्रथा किसने समाप्त की, तो दास प्रथा को समाप्त किया गया कब, 1843 में। ठीक है, तो एक नाम याद कर लीजिए आप अंग्रेजों में, जिसका नाम है लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, तो लॉर्ड एलन बरो ने जो है वो दास प्रथा को समाप्त किया। तो इतना अभी तक जो मैंने बताया है वो आपका किससे संबंधित है, कंपनी के शासन से संबंधित है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, चार्टर एक्ट बोलते हैं। अब जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम जो ब्रिटेन की साम्राज्ञी के अंतर्गत जब भारत का शासन जो है ब्रिटेन को सौंप दिया गया, उसके बाद जितने भी एक्ट आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है।